निकालो निकालो, पहले कॉपी निकालिए फिजिक्स वाला। अरे सभी निकाल के तैयार रहो, जे पढ़ाए थे इलेक्ट्रिसिटी में जो भी पढ़ाए हैं वो कॉपी खोल लीजिए। लास्ट में जो फिजिक्स में हम पढ़ाए हैं जो भी रिपीट करेंगे पूरा समझा देंगे। एक बार कॉपी खोल के रखो अपने पास, खाली तुमको कॉपी देखना है। 10 मिनट 15 मिनट जितना लगेगा हम रिवीजन कर देंगे। सादा पेज वाला नहीं, फिजिक्स वाला कॉपी निकालो। हम नहीं आए थे तो इतना देर में लिखे भी नहीं, कम से कम यूट्यूबर से तो देख लेते हैं। मोबाइल में नहीं था, चलो भाई देखो जिसके यहाँ मोबाइल नहीं था, मतलब मोबाइल नहीं था, वो अगल बगल से देख के लिख लो अपना, लेकिन लिख लो, कम से कम लिखल रहेगा तभी ना हम समझाएंगे। अजीब है, मतलब ठीक है भाई हम समझ सकते हैं मोबाइल नहीं है तो मांग के लिखो किसी से, कम से कम लिखल रहेगा तो आज देखो रिवीजन करेंगे तो याद हो जाएगा। चलिए कॉपी खोल के रखिएगा और सिर्फ क्वेश्चन क्या क्या ही बताना जब पूछेंगे तो। हो गया। और कॉपी कौन वाला खोलना है मालूम है ना? इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत, हाँ वैद्युतिकी। 1 घंटा तो ऐसे बीत जाएगा फिजिक्स में, पता नहीं चलेगा। पिछला दिन कई घंटा क्लास था? 1 घंटा तो ज़्यादा होगा। बोलिए बोलिए, क्वेश्चन बोलो, पहला क्वेश्चन बोलो। पहला नंबर में वैद्युतिकी, ये पहला क्वेश्चन था वैद्युतिकी। ठीक है, पहले एक बात करते हैं, लिखेंगे तो नहीं है क्योंकि लिखावल सब है ये, बोलल है ये, खाली मिला लेना है। वैद्युतिकी क्या है, ऐसे कोई पूछे उछेगा नहीं वैद्युतिकी क्या है। इंग्लिश में अगर यही चीज़ बोलें कि वैद्युतिकी को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। हम हिंदी में भी लिख दिए हैं, इंग्लिश में भी लिख दिए हैं, लेकिन यहाँ इंग्लिश में डेफिनेशन नहीं बोलेंगे, कि बोले भी थे उस दिन डेफिनेशन इंग्लिश भी बोल रहे थे हम। चलो आज हम बोल देंगे। इससे ज़्यादा ज़रूरी सब 99% सब हिंदी मीडियम वाला देखता है तो हिंदी बोलेंगे, टर्म इंग्लिश में लिख दिए। वैद्युतिकी क्या एक बार मिला लीजिएगा, ठीक है? बोल देते हैं, हम बोल देते हैं। उसके बाद एक बार अच्छा बोलो, क्या बोलिए, क्या लिखें? बस कहानी खत्म। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है, खत्म, इतने था वैद्युतिकी। उसके बाद फिर भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। भौतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आवेश क्या है? इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को एकदम 1 घंटा तक एकदम हिलना डुलाना है। कोई भी सर सुर ससार कुछ नहीं करेगा एकदम, ठीक है? बाद में जितना गपिए था कि 1 घंटा तक तो फिजिक्स ऐसे ही पार हो जाएगा। 1 घंटा फिजिक्स जब शुरू करते हैं, केमिस्ट्री शुरू करते हैं तो 1 घंटा लगातार 8-10 घंटा कखनी बीतता है पता नहीं चलता है। तो आराम से 1 घंटा तक खाली सुनते जाना है, मतलब लिखते भी जाना है। आवेश क्या है? तो इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण को आवेश कहते हैं। बाकी समझावल सब चीज़ था, सब पिछले क्लास में कैसे होता है, क्यों होता है, कर पिछला में सब समझावल है। अब आवेश के बाद 2 तरह के बोले थे, क्या बोले? आवेश 2 तरह के। इसके बाद बढ़े होंगे कि आवेश 2 तरह के, एक धन आवेश। उस दिन पूरा समझाए थे, आज समझाना जरूरी नहीं समझते हैं, अब तो खाली रिवीजन एक तरह से। एक बार रिकॉल कर लेते हैं जो पढ़े। धन आवेश को अगर इंग्लिश में हम बोले तो कहते हैं पॉजिटिव चार्ज, और अगर ऋण आवेश की बात करें तो नेगेटिव। कम से कम टर्म तो इंग्लिश में लिख दे, नेगेटिव चार्ज। उस दिन समझाए थे कि आवेश मतलब किसी भी वस्तु को चार्ज करने के लिए मेन जिम्मेवार कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। सब उस दिन समझावल है। तो अगर किसी के पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो गया तो बोलेंगे ऋण आवेश, अगर इलेक्ट्रॉन कम हो गया तो बोलेंगे
हालांकि इसको डिफाइन किए होंगे, तो एक बार देख लो धन आवेश क्या। अच्छा, इससे पहले एक चीज़ आना चाहिए, चलो वो केमिस्ट्री चीज़ है इसमें नहीं। हम कह सकते हैं कि अगर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा और प्रोटॉन की संख्या कम, तो ऋण आवेश। क्योंकि ज़्यादा कौन हो गया? इलेक्ट्रॉन। ऋण आवेश मतलब इतना याद रखना ना कि इलेक्ट्रॉन, और धन आवेश मतलब इतना याद रखना। तो धन आवेश किसे कहते हैं? तो अगर किसी परमाणु में प्रोटॉन की संख्या ज़्यादा, इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाए तो उसे धन आवेश कहते हैं। ऋण आवेश धन आवेश दोनों के बाद आगे बढ़ते हैं। अब बोलो क्या था? क्या? अच्छा, एगो अस्थिर वैद्युत होगा, अस्थिर वैद्युत होगा, और एगो होगा विद्युत धारा होगा। अस्थिर वैद्युत और विद्युत धारा। अस्थिर वैद्युत को इंग्लिश में बोले होंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और विद्युत धारा को एक तरह से कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के दो ब्रांच है। उस दिन ब्रांच है, इसे तोड़ ताड़ के बताए हैं, वो बताए होंगे। विद्युत धारा को इंग्लिश में इलेक्ट्रिक करंट। देख के बोलिए, ऐसे नहीं कहते कि अपने मन से बोलो, आप देख कर बोलिए अस्थिर वैद्युत क्या है। हम बोल देते हैं वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है। आज ऐसे भी एक तरह से रिवीजन है, तो हम पूरा नहीं समझाने जा रहे हैं, सब समझावल है कि वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत अस्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है उसे अस्थिर वैद्युतिकी कहते हैं। विद्युत धारा किसे कहते हैं? वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का अध्ययन किया जाता है। ये बतावल है। इसके बाद बढ़िए, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब्स लॉ, कूलम्ब का नियम, कूलम्ब का नियम। इंग्लिश में अगर लिखे तो COULOMBS, कूलम्ब्स लॉ। ठीक है, ये सब बतावल था। COU होता है ल में, ये वाला नहीं, कुछ हिंदी वाले कुलम्ब लिखते हैं, कुछ कुलौम लिखता है। हिंदियन अजीब से, जैसे कि 12th में एगो टॉपिक है जिसका तो आप नाम भी नहीं जानते हैं, किरचॉफ्स रूल बोलते हैं। उसको किरचॉफ्स ही बोलना चाहिए क्योंकि किरचॉफ्स नाम है, और लिखता कौन सी है? किरखोप। किरचॉफ्स के बोलता है किरखोप। हिंदी में अजीब क्योंकि गूगल से वो सब ट्रांसलेट करता है। तो कुलम्ब्स को कुलम्ब ही बोलिए या कुलम्ब बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। कुलम्ब होता है इंग्लिश में। हिंदी में जो भी है देख के लिख लेना। है क्या, मेन मुद्दा भी है कि है क्या, उस दिन सब लिखावल था। अब तो तुम लोग के ईमान धर्म जानता है कि तू बोल रहे थे झूठ मूठ, हाँ 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 हो हे हाँ हाँ ही हो, वो तुम्हारा ईमान धर्म जाने कि तू साथ साथ बोल रहे थे या ऐसे ही। हम बता देते हैं, दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला अस्थिर वैद्युत बल आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है तथा उसके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अगर लिखना चाहें तो कहेंगे फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q1 इज इक्वल Q1 इंटू Q2। ये कह सकते हैं पहला नियम। दूसरे नियम की बात करें तो फोर्स इन्वर्सली प्रोपोर्शनल R²। हम इतना इसलिए यहाँ पर बोलते हैं कि बाद में घर में जाके सुते भी लगो ना, नींद आ रहा है मोबाइलवा चालू करके सुत जाओ और खाली सुनते रहो। सुन 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 के तुमको बोले ले आ जाएगा, समझे ले देखे पड़ेगा, समझने के लिए देखना पड़ेगा। कूलम्ब का नियम क्या है? तो बोलने में आपको हिचकिचाहट नहीं होगा अगर आप सुनिएगा तो। उस दिन हम कम से कम 8-10 बार रिपीट किए होंगे, आज 1-2 बार रिपीट कर देते क्योंकि थोड़ा टफ है। दो बिंदु आवेशों के बीच में लगने वाला
अस्थिर विद्युत बल उन आवेशों के परिमाण के गुणनफल का सीधा समानुपाती होता है और उनके बीच के दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। खत्म, आगे बढ़ते हैं। कूलम के नियम से आगे बढ़िए। बोलो विद्युत धारा। देखो आप जो विद्युत धारा बोलते हैं ना कि वैद्युतिकी की वैसी शाखा, वो अच्छा बात है। आप जो कहते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करेंट, आप जो बोले कि विद्युत धारा क्या है, तो वैद्युतिकी की वैसी शाखा जिसके अंतर्गत गतिशील आवेशों का, ठीक है उसको जरा दूर रखो बोलने के लिए, ठीक है। लेकिन एग्जाम में अगर आता है विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो बोलना है आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। बस आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत, इतने खाली बोलना, आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत। उसमें एक वर्ड और अगर जोड़ देंगे ना तो तीव्रता बन जाएगा। विद्युत धारा की तीव्रता, आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। आवेशों के सतत प्रवाह की दर को विद्युत धारा की तीव्रता कहते हैं। विद्युत धारा की तीव्रता को ही हम लोग डिनोट करते हैं किससे, आई बराबर सूत्र क्या होता है, Q बटा T। आई बराबर बोलो यार, आई बराबर कुछ ही होगा, हाँ मतलब Q बटा T मतलब कूलम्ब बटा सेकेंड। वो तो SI मात्रक है, अभी वो नहीं पूछे हैं। आई बराबर Q बटा T, आई बराबर, हाँ विद्युत धारा की तीव्रता पूछे तो हिंदी में बोल देंगे आवेश बटा, अरे बोलो विद्युत धारा की तीव्रता बराबर आवेश बटा समय। विद्युत धारा की तीव्रता बराबर आवेश के SI मात्रक कूलम्ब और समय के SI मात्रक। इसका मतलब कि विद्युत धारा के SI मात्रक क्या हो गया, कूलम्ब प्रति सेकेंड, कूलम्ब प्रति सेकेंड। लेकिन उसको कूलम्ब प्रति सेकेंड नहीं बोलते हैं। कोई वैज्ञानिक होगा वो अपने नाम पे रख दिया कि आज के बाद कूलम्ब प्रति सेकेंड मत बोलना, कौची बोलना। विद्युत धारा के SI मात्रक हम लोग क्या बोलते हैं, एम्पियर। विद्युत धारा के SI मात्रक 1 एम्पियर किसे कहते हैं, हमारे पढ़ावल इसने रहता है, हम इसी पढ़ाते हैं। किसी का अगर पहला दिन छूट गया तो बाकी दूसरा दिन टुकुर देखते हो क्या, वो ऐसी टुकुर देखते रह जाएगा, वो कुछ बोल नहीं पाएगा। क्योंकि फर्स्ट क्लास आप देखबे नहीं किए तो दूसरा क्लास आप टुकुर सिर्फ देख सकते हैं, उसके अलावा कुछ आप कर नहीं सकते हैं। एक शब्द नहीं मुँह से निकलेगा क्योंकि पहला क्लास आप देखबे नहीं किए। सब चीज़ उसी में पूरा समझावल था डिटेल में। 1 एम्पियर जो बोल पा रहे हैं वो देख के भी बोल रहे हो ना, तो थोड़ा बहुत समझ में आता होगा कि हाँ भाई अगर किसी चालक तार से 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित किया जाता है तब उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर कहलाता है। तो कह सकते हैं कि इसका SI मात्रक 1 एम्पियर होता है। अच्छा कोई पूछ देगा विद्युत धारा सदिश राशि है कि अदिश राशि है, तो आपके किताब के हिसाब से अदिश राशि है। और ऐसे अगर तह में जाएंगे तो टेंसर क्वांटिटी। अब हमको तह में नहीं जाना है, जो लिखे किताब वही बोलना है। फिलहाल अभी इस लेवल पे आप उससे बहस कीजिएगा, वो नंबर काट देगा। तो लिखोगे टेंसर क्वांटिटी, ऑप्शन में नहीं देगा, वो देगा सदिश राशि अदिश राशि दोनों, इनमें से कोई नहीं, मतलब अजीब से देगा। तो अपने मन से उल्टा पुल्टा वहाँ नहीं समझाओगे ज़्यादा साइंस, 10वां में काट देगा। इंटर में दिमाग लगाना, 10वां में उतना नहीं लगाना। आई बराबर Q बटा T, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर की परिभाषा, जब किसी चालक तार में 1 सेकेंड में 1 कूलम्ब का आवेश प्रवाहित होता है तो उसमें प्रवाहित होने वाले विद्युत धारा का मान 1 एम्पियर। 1 एम्पियर के आगे बढ़ो, एमीटर। अच्छा एमीटर एक तरह का यंत्र है जिसके सहायता से हम विद्युत धारा को मापने का काम करते हैं। आगे बढ़ो, विद्युतीय क्षेत्र। ई विद्युतीय क्षेत्र कह सकते नहीं, हम पहले बोलेंगे, हम समझा थोड़ा रहे हैं, पूछेंगे कि बोलो। हाँ, किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक विद्युतीय बल के प्रभाव को महसूस किया जा सकता है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड
ये कहाँ होता है भाई? तो किसी आवेश के चारों ओर। वो आवेश अभी तो आप लोग पढ़ेंगे कि पॉइंट चार्ज है, बिंदु आवेश है। हायर क्लास में 2 साल बाद पढ़ोगे कि पॉइंट चार्ज, लीनियर चार्ज, वॉल्यूम चार्ज, सरफेस चार्ज, ढेर सारा रहता है। अभी खाली आप बिंदु आवेश, मतलब खाली बोलो ना कि हाँ भाई किसी भी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जहाँ तक हम विद्युतीय बल के प्रभाव को महसूस कर सकते हैं, उसी क्षेत्र को हम लोग विद्युतीय, इसके आगे बढ़ जाइए, विद्युतीय क्षेत्र। अच्छा, इसी में आ गया विद्युतीय क्षेत्र के बाद हर्षी कार्य ध्रुवी विद्युतीय दृगी, चलो जो भी हो, विद्युतीय क्षेत्र रेखाएं। अगर इंग्लिश में लिखें तो बोलते होंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? बोलिए। किसी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखाएं जो किसी बिंदु पर विद्युतीय बल की दिशा को, अच्छा इसे नहीं लिखवाया है, अच्छा कोई बात नहीं। किसी आवेश के चारों ओर वैसी काल्पनिक रेखा जो उस आवेश के चारों ओर विद्युतीय क्षेत्र की, अच्छा आगे जाके आज पढ़ाएंगे। विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं की गुण लगता है नहीं बताएं, इसलिए तो उन्हीं की समझ में नहीं आया जो हम बोलने जा रहे थे। इसके आगे बोलो। विद्युतीय मतलब इसका गुण नहीं बताएं विद्युतीय क्षेत्र रेखाओं के, हो सकता है आगे मिलेगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइन जब पढ़ाएंगे तक नहीं, मेन आदत है 12th में पढ़ने के, और हम भुला जाते हैं और आए के बाएँ बके लगते हैं। जो आपके सिलेबस में है उससे भी आगे हम निकले लगते हैं कभी कभी। देखो पहला क्वेश्चन इलेक्ट्रिसिटी, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। चार्ज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। पॉजिटिव चार्ज, क्वेश्चन नंबर थर्ड। नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन नंबर, हम रटेले नहीं कह रहे हैं कि देखो इतना मैंने क्वेश्चन बताएं, कह ही रहे हैं कि तुम किसी से पूछो, पूछना शुरू करो। टीचर से तो पूछवे करते हैं, आप कितना नहीं जानते हैं, हाँ जानते हैं, ऐरा गहरा से पूछना शुरू कीजिए, तब आपको समझ में आएगा कि सामने वाला कितना जानता है, तब तुमको भी याद रहेगा, बताते बताते याद रहेगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर, समझावल सब है, आज सिर्फ रिविजन है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8, 9 और ये वाला 10 और ये वाला 11। अब इसके बाद बोलो क्या था, क्या? अच्छा जहाँ पर र छूट गया है, एम्पियर, इधर र होगा एम्पियर। इसके बाद आता है विभव। विभव, अब कहोगे विभव, तो विभव तिभव सब समझावल है, ठीक है, विभव उभव सब समझावल है, आज तो सिर्फ बोलना है। बोलिए क्या है? इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय, हम एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उस बिंदु का विद्युतीय। अब जो आज फर्स्ट बार देख रहा होगा यही क्लास में, उसको नहीं समझ में आएगा, और अब पहला क्लास तो देखे पड़ेगा, घरे जाके प्लेलिस्ट चेक कर लेना। और उतना छोड़ो, कहीं भी 10वां के फिजिक्स होगा ना तो उसमें वाला डालल होगा, जखनी अपलोड करते हैं हमरा याद है नहीं कि कहाँ इसको डालें। इसके बाद बोलिए विभव के बाद एक और आता है विभव। ऐसे तो सीधा सीधी जो सब लोग बोलते हैं अधिकांश टीचर कि दो विभवों के बीच के अंतर को है, हम कुछ और बोलते हैं, हम कुछ और बोले होंगे, क्या बोले? हम बोलते हैं कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य करना पड़ता है उसे ही उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर
विभव रहे चाहे विभवांतर रहे, दोनों के दोनों याद रखना अदिश राशि है। चाहे विभव हो चाहे तो अदिश राशि। अगर उस दिन नहीं हो लिखा होगा तो आज लिख लेना कि विभव या विभवांतर दोनों अदिश राशि है। मतलब जो विभव है वही तो विभवांतर है, दो विभवों के अंतर को ही विभवांतर कहते हैं। तो विभव हो या विभवांतर हो, दोनों में वहाँ जोड़ दीजिएगा कि विभव अदिश राशि है या विभवांतर अदिश राशि है। चाहे विभव की बात करें चाहे विभवांतर की बात करें, अदिश राशि है। जैसे कोई पूछ सकता है क्यों अदिश राशि है, तो हम तुमसे पलट कर पूछेंगे कि विभव के फॉर्मूला बता। W बटा Q, यही होता है फॉर्मूला। W बटा W वर्ग है और Q क्या है, यहाँ पे वर्ग भी अदिश राशि है, मतलब स्केलर क्वांटिटी है, और चार्ज भी अदिश राशि है। ऊ था हिमांशु, ठीक है, ऊ अल्लाह क्या है रे, रुमाल रखा, जब से ये सब ऐसे से आता है ना मुंह में बांध लो। सोता नहीं है और यहाँ के सिर्फ दांत फाड़ते रहता है। विभव अदिश राशि, विभवांतर भी अदिश राशि है। कारण ही है ना क्योंकि वर्ग भी अदिश है और चार्ज भी क्या है, मतलब कार्य रहे चाहे आवेश रहे, दोनों दोनों अदिश है। ऐसे तो विभव के SI मात्रक होना चाहिए था जूल प्रति कूलम। ऐसे जिस हिसाब से हम लिखे हैं कि वर्ग के जूल और इसका कूलम जूल प्रति, लेकिन ऐसा है नहीं। फिर वही बात है कि वोल्टा नाम के कोई वैज्ञानिक थे, वो कहते हैं न्यूटन उतना उतना अपन नाम पे रखा, एम्पियर रख लिया, तो हमरो नाम पे तो कुछ होना चाहिए भाई। हम इतना जो काम किए हमारा नाम भी तो वो अपन नाम पे रख दिया कि विभव के SI मात्रक बोलना आज के बाद कोची वोल्ट। 1 वोल्ट किसे कहते हैं, इसका मतलब लास्ट यही है, अंतिम यहीं तक आकर रुके हैं, विभवांतर तक। तो लिख लो विभव और विभवांतर के SI मात्रक वोल्ट होता है, लिखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं और लिखते हैं 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट, 1 वोल्ट या 1 वोल्ट जो भी लिखो, नॉट वोल्ट, जो लिखना है लिखो ना। 1 वोल्ट। अब जो आज एकदम पहला क्लास है, जो सिर्फ डायरेक्ट 1 वोल्ट से देख रहा है, उसको समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अरे कभी नहीं समझ में आएगा, ऊपर से बाउंस कर जाएगा, ऊपर से बाउंस कर जाएगा और दिखाइए नहीं देगा। मुड़ी उठाएगा तो पलट जाएगा पीछे, उसको दिखावे का नहीं देगा, उसको शुरू से देखे पड़ेगा। उसको आवेश के बारे में जानकारी नहीं, विभव के बारे में जानकारी नहीं, विद्युत धारा के बारे में जानकारी नहीं, आप कुछ तो वो जानवे नहीं करता। और डायरेक्ट अगर यहाँ से क्लास देखेगा तो उसको कुछ तो समझ में आएगा। 0 बटा सन्नाटा, कुछ नहीं समझ में आएगा, उसको शुरू से पढ़ना ही पड़ेगा इस चैप्टर का, तभी समझ में आएगा, नहीं तो नहीं आएगा समझ में। तो बाद में जो देखे वो या तो शुरू से देखे या तो देखवे नहीं करे, सीधा सीधे समझ में नहीं आने वाला। पॉइंट पे आते हैं और स्टार्ट करते हैं। 1 वोल्ट देखो यहाँ पे V बराबर क्या था, W बटा Q। हम W को भी कर देते हैं 1 जूल और चार्ज को भी कर देते हैं 1 कूलम। 1 बटा 1 हो गया 1, कहानी खत्म, बस यही सिमटा आ गया। इसका क्या मतलब, इसका ये मतलब हो गया कि क्या है, विद्युतीय क्षेत्र। उस दिन समझाए थे, आज फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं। अब बीच में कौन है, चार्ज 2 तरह के हैं, शायद बोले हो नहीं बोले हो तो आज बोल देते हैं। एगो सोर्स चार्ज और एगो टेस्ट चार्ज, मतलब एगो को बोलते हैं स्रोत आवेश और एगो को बोलते हैं परीक्षण आवेश। अभी बोलेंगे, याद दिलाना, अभी तुरंत 5 मिनट के अंदर बोलेंगे। एक होता है स्रोत आवेश और एक होता है परीक्षण आवेश, अभी जस्ट 5 मिनट के अंदर बोलेंगे। पहले 1 वोल्ट की परिभाषा क्लियर कर दें। ये जब बड़का चार्ज है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, सोर्स चार्ज। इसके चारों तरफ ऐसे से जो दिखा रहे हैं ये क्या है, क्या है, मकड़ा का जाला, विद्युतीय रेखाएं। हम किसी भी चार्ज को इसमें लाते हैं, कौन से चार्ज को लाएंगे, इकाई धन आवेश, इकाई
धन आवेश, ऋण नहीं धन लाना है। ये जो रहता है ये भी प्लस होता है, और उधर से लाते किसको है, इकाई धन आवेश। इकाई धन आवेश को हम लोग उस दिन बोले होंगे +1 कूलम। इकाई मतलब एक, इकाई मतलब एक, और प्लस मतलब धन, इकाई मतलब एक। लिखो 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 लिखो, अरे कहीं नहीं मिले तो घड़ी के ऊपर लिखो। इकाई मतलब एक, और प्लस मतलब धन। इकाई धन आवेश मतलब बोलो ना कि इकाई मतलब एक और धन मतलब प्लस, यानी कि एक प्लस कूलम। मिला जुला बोलो ना कि +1 कूलम। प्लस कहाँ से कहाँ तक लाना, अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी, और अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ेगा वही कहलाएगा क्या, क्या कहलाएगा, कितना मुंह से निकल रहा है, विभवांतर। विभवांतर तो तब होता है, विभवांतर तो तब ने बोलेंगे जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु कहाँ, विद्युतीय क्षेत्र में, दूसरा बिंदु भी कहाँ। लेकिन यहाँ तो हम बोल रहे हैं कि इकाई धन आवेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र किसी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वही इस बिंदु का विभव होता है। समझावत सब है, आज सिर्फ रिपीट कर रहे हैं बार बार एक के बतिया को, समझा सब दिए हैं। जैसे बोले होंगे कि इकाई धन आवेश को यहाँ से यहाँ तक लाएंगे तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। काहे कार्य करना पड़ेगा, अरे जिस चार्ज को ला रहे हैं और जिसके अगेंस्ट ला रहे हैं ये धक्का तो मारबे नहीं करेगा। ये कौन से चार्ज है, प्लस, इसको सोर्स चार्ज बोलते हैं। ये धक्का मारता है, दूर जाओ दूर जाओ। अब आप ज़बरदस्ती इसके अंदर ला रहे हैं तो ज़बरदस्ती लाइएगा मतलब आपको फोर्स लगाना पड़ेगा। फोर्स, और 9वां में पढ़ना है कि जब हम फोर्स लगाते हैं और साथ ही साथ उसमें डिस्प्लेसमेंट हो जाता है तो हम लोग बोलते हैं कि कार्य हुआ। कितना इतना याद रहता है, और कोई काम धाम नहीं है सर कि सब याद रखेंगे। लेकिन 9वां में हम बेकामी आदमी है तो हमरा याद रहता है कि वर्क बराबर एगो सूत्र है, फोर्स इनटू, हमको याद है कि 9वां में पढ़ाते हैं हम कार्य क्या होता है। जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाए और बल की दिशा में ही विस्थापन उत्पन्न हो तब बोलेंगे कि कार्य हुआ है। तो कार्य कब समझा जाता है, जब आप फोर्स लगाते हैं और फोर्स के ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट होता है तो बोलेंगे कि कार्य हुआ है। अब हम टॉपिक से नहीं भटकेंगे, अब कार्य के अंदर नहीं हिल जाएंगे। हम बार बार बोलते हैं कि हम टॉपिक से भटकने वाले नहीं, अब भटकेंगे तो वो 2 घंटा तक फिर रिटर्न नहीं आ पाएंगे हम। तो मुद्दे पे आ जाते हैं कि कार्य मतलब इतना समझ में आ गया कि हाँ भाई किसी फोर्स के अगेंस्ट हमको डिस्प्लेसमेंट तय करना है, मतलब किसी बल के विरुद्ध में हमको विस्थापन तय करना है। जैसे कि हम चलते हैं रोड पर तो किसके अगेंस्ट चलते हैं, गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध, या बोलो घर्षण बल के, घर्षण बल को रगड़ रगड़ के हम लोग करने जाते हैं। अगर घर्षण खत्म हो जाए तो चलने में कोई मेहनत, तो घर्षण किसी न किसी बल के विरुद्ध अगर हम विस्थापन तय कर रहे हैं तो समझ जाना कि कार्य हुआ। अब यहीं पे आते हैं इलेक्ट्रिसिटी पे, वर्क पे नहीं जाते। तो वैसे ही चार्ज को लाते हैं, कार्य करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है, किसी को समझ में आया होगा तो बोलेगा क्यों कार्य बोल रहे हैं, क्योंकि आप किसके अगेंस्ट इसको ला रहे हैं। इस सोर्स चार्ज जो फोर्स लगा रहा है, सोर्स चार्ज किधर फोर्स लगाएगा, बाहर की तरफ, क्योंकि कैसा चार्ज है, प्लस। देखो अगर नेगेटिव होता तो वो अपने तरफ खींचता, और अगर पॉजिटिव है तो बाहर की तरफ। काहे मारेगा, क्यों मारेगा, सबका जवाब 2 साल के बाद आप नहीं पूछिएगा ना तब भी ज़बरदस्ती हम देंगे। लेकिन अभी देने गए तो इतनी को 10वां वाला में फिजिक्स, अब पता चला कितना बड़ा हम बना देंगे। सिंपल तो नहीं याद रखो कि जो देख रहे हैं जो बड़का चार्ज है इसको हम लोग बोलते हैं सोर्स चार्ज, और जो ला रहे हैं उसको बोलते हैं, मतलब स्रोत आवेश है, इसको बोलते हैं परीक्षण आवेश। तो जिस परीक्षण आवेश को आप लाते हैं स्रोत आवेश की तरफ, तो परीक्षण आवेश को स्रोत आवेश जो बल लगाता है ना उसके अगेंस्ट लाते हैं। इसका मतलब है कि आपको कार्य करना पड़ता है। तो इसके अगेंस्ट आप जितना भी कार्य करते हैं, 2 जूल, 3 जूल, 4 जूल, 5 जूल, जितना जूल, जो भी जूल कार्य किए ना वही कहलाता है उस बिंदु का विभव। जैसे पॉइंट ए और पॉइंट बी में कहाँ ज़्यादा कार्य करना पड़ना,
तो पड़ेगा ए पर या बी पर। ए तक तो जरिए आसानी से आ जाएगा, बी जितना नज़दीक जाएंगे उतने ज़्यादा हमको फोर्स। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि स्प्रिंग को दबाएं तो थोड़ा सा तो आसानी से दब गया, और ज़्यादा दबाएंगे और ज़्यादा बल लगवे पड़ेगा। यानी हम जितना नज़दीक जाते हैं वैसे 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 फोर्स बढ़ता है, वैसे वैसे फोर्स। जैसे शुरू में कोई समझेगा कि स्प्रिंग को 1 मीटर दबा दिए 4 न्यूटन में, तो अगला भी 1 न्यूटन हम दबा देंगे 4 न्यूटन में। सब भरम निकाल दो दिमाग से। शुरू में आप 1 मीटर दबा दिए होंगे 4 न्यूटन से, समझ सकते हैं, लेकिन अगला 1 मीटर स्प्रिंग को दबाने में ना आपका 4 न्यूटन निकल जाएगा। 4 से ज़्यादा न्यूटन लगाना पड़ेगा, 8 न्यूटन 7 न्यूटन 6 न्यूटन, और उसके बाद फिर 1 मीटर और दबाना है ना, तो और ज़्यादा मतलब स्प्रिंग जैसे जैसे दबता है ना वैसे वैसे फोर्स। गाड़ी के सौकर उकर या रेंजर साइकिल में देखोगे कि थोड़ा सा तो स्प्रिंग दब जाता है, एक मतलब कि है पूरा दब जाएगा, वो थोड़े सा दबेगा, पूरा नहीं दबेगा स्प्रिंग थोड़ा। जैसे कि मान लो कोई गमछी है, बुतरू में ऐठते थे पहले, तो दनादन गदक्का बनावे ऐठ रहे हैं। पहले गदक्का वाला हम नहीं खेलते थे, 10 बार 20 बार 25 बार ऐठ दिए। फिर एक समय ऐसा आता था ना कि गमछी ऐठेबे नहीं करता था, हम ऐठ रहे हैं तो सामने वाला जब पकड़ ले और हाथ ऐठा गया, या तो मजबूरी में वो छोड़ देता था ले, नहीं तो अगर पकड़ ले रहेगा तो हाथ ऐठा जाता। ऐसे ऐठेंगे तो गमछी का भी लेके अन्य से ऐठना, तो एक समय के बाद ने आपको ऐठने के लिए ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। सेम चीज़ बात होता है, पहले ए तक आना आसान है, बी तक ले जाने में इसको थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ए तक लाने में कार्य कम करना पड़ेगा, बी तक ले जाने में कार्य ज़्यादा करना पड़ेगा। इसका मतलब है ए का पोटेंशियल कम, बी का पोटेंशियल ज़्यादा, क्योंकि ए तक लाने में काम कम करना पड़ा, बी तक लाने में काम ज़्यादा करना पड़ा। इसका मतलब ए का पोटेंशियल और बी का पोटेंशियल दोनों एक जैसन। ए का अलग पोटेंशियल है, बी का किसका ज़्यादा पोटेंशियल है, ए का कि बी का? ए का पोटेंशियल। तो इन दोनों के बीच में जो अंतर रहता है उसी को हम लोग बोलते हैं विभव। छोड़ो न विभवांतर, अब एकदम मुद्दा पे नहीं आइए, कहाँ से कहाँ भटक है। आप 1 वोल्ट के बारे में आते हैं 1 वोल्ट पे। अगर किसी इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में मान लेते हैं कि 1 जूल का कार्य करना पड़ गया, ऐसा हो सकता है। अगर 1 जूल का कार्य करना पड़ गया तो समझ जाना कि उस बिंदु का विभव कितना है, 1 वोल्ट है। 12th में पढ़ना 2 साल के बाद कि 1 जूल कैसे पता चलेगा, वो डिपेंड करता है इस पर, किस पर? सोर्स। अगर सोर्स चार्ज छोटा है तो थोड़ा थोड़ा बल लगाएगा, अगर सोर्स चार्ज बड़ा है तो ज़्यादा बल लगाएगा। मतलब मान लो कि बीच में जो सोर्स चार्ज है, ध्यान से सुनना, ये जो बीच में सोर्स चार्ज है, 2 ऑप्शन देते, ध्यान से सुनिएगा। सोर्स चार्ज एक बार 20 कूलम और एक बार 200 कूलम। सोर्स चार्ज 2 कंडीशन दिए, पहले में बोले 20 कूलम, दूसरे में बोले, तो खुद सोचो कि 20 कूलम और दूसरा में बोले 200 कूलम, पहला स्थिति और दूसरा स्थिति में कब ज़्यादा ताकतवरी होगा? 200 कूलम। 200 कूलम ज़्यादा फोर्स लगाएगा, तो हमको ज़्यादा काम कब करना पड़ेगा? जब यहाँ 20 कूलम रखेंगे या 200 कूलम रखेंगे? 200 कूलम रखेंगे तो हमको ज़्यादा काम करना होगा। हो सकता है कि इकाई धनावेश को लाने में हमको करना पड़ जाए 50 जूल, हो सकता है। मामला गड़बड़ हो गया, हमको काम कितना चाहिए? तो चार्ज को क्या करेंगे, और बढ़ा दे कि कम कर दें? कम करेंगे। 200 जूल हटाओ, इधर लाओ 20 जूल लाओ। 20 जूल लाते हैं, 20 जूल बोल रहे हैं, सॉरी, 20 कूलम एजा पे कौन लाए? 20 चार्ज के साई मात्रा 20 कूलम, एजा 20 कूलम लाए, और फिर 1 कूलम आप इसको लाते हैं, तब वो कार्य करना पड़ा हमको। अभी भी मान लेते हैं 5 जूल, मान लेते हैं 5 जूल करना पड़ा है। अभी वो चार्ज ज़्यादा है। जब एजा 20 कूलम पर रखे हैं तो काम कितना हुआ? 20 कूलम में काम कितना हुआ? 20 कूलम में काम कितना हुआ? अरे बोलो रे, 20 कूलम में काम कितना हुआ? अजीब है, 20 कूलम में काम कितना हुआ? तो 1 जूल के लिए कितना कूलम रखेंगे, सोचो। यानी कि यहाँ पे अगर हम 4 कूलम कैसो फिट कर दें, एजा चार्ज को अगर हम 4 को मान लेते हैं, माना कि चार्ज
x कूलम्ब है। माने में क्या जाता है, मान लेते हैं कि अगर हम किसी तरह से 4 कूलम्ब हम रख दिए और अब 1 कूलम्ब को अगर लाएंगे ए पर तो काम कितना करना पड़ेगा, हो गया कहानी खत्म। यानी वैसनकीय स्थिति में बोलेंगे कि इस जगह का विभव कितना होगा, 1 वोल्ट। लिखो, अभी तक समझा रहे थे 1 वोल्ट क्या होता है। ऐसे हो सकता है नहीं कि 1 वोल्ट कैसे होगा, चार्ज 1 जूल कैसे होगा, चार्ज कम करते जाइए। अच्छा, कौन से चार्ज को कम करना है, सोर्स चार्ज की टेस्ट चार्ज? सोर्स चार्ज बड़ा और टेस्ट चार्ज छोटा। जिस चार्ज को हम लाते हैं वो कहलाता है टेस्ट चार्ज, और जो बड़ा होता है वो कहलाता है, एक कोई डेफिनेशन नहीं है, ना ही 10th में ना ही 12th में, फिर भी हम बता देंगे क्या है। अभी लिखिए 1 वोल्ट इकाई धनावेश को, मतलब ऐसे लिखो, हाँ लिखो ना, इकाई धनावेश को लिखिए, इकाई धनावेश को अनंत से, साइंस समझे की चीज़ है ना कि सिर्फ लिखे की चीज़ है या सिर्फ रट्टा मारे की चीज़ है। मतलब लिखना जरूरी है, रटना भी जरूरी है, लेकिन उससे पहले समझना जरूरी है। इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक, और हम बार बार कहते हैं कि आप लोग सामने बैठ के पढ़ रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, तो कुछ बोलोगे नहीं, हम तुमसे पूछेंगे नहीं तो फिर फ़ायदा। सामने है तो कम से कम बोलो, मुंह खोलो, तो फिर घरे में रह के आप देख सकते हैं इसको बाद में भी। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े, यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता है। फिर से बोले, इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल कार्य करना पड़े तो उस बिंदु का विभव 1 वोल्ट कहलाता। या तो आप ऐसे भी कह सकते थे, या करके, इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े एक जूल का कार्य, एक बार फिर से तो उन्हें रिपीट करो। यदि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता। उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर 1 वोल्ट कहलाता। यदि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर लिखा गया। अब हम वास्तविकता बताते हैं, जो थोड़ा बहुत होशियार होगा ना, चालू, ठीक है, चालू, जब तक समोचे में चालू, जब चालू होगा वो सोचेगा कि या के बाद डेफिनेशन में काहे लिखेंगे, हम तो एगो लिखिए लिए, अब दूसरा डेफिनेशन काहे लिखेंगे। अजीब है यार, हम पागल हैं जो 2 बार बोल रहे हैं, ये सब पागल है जो 2 बार लिख रहे हैं, मैं बोल रहे तुम लिखते नहीं, मतलब दिमाग खराब है कि 2 बार एक ही चीज़ वहाँ बोलेंगे। दोनों में 2 चीज़ है, आप ध्यान से नहीं सुने होंगे, एगो होगा विभव के लिए और एगो होगा विभवांतर के लिए।
अब हमरा तो इतना नहीं है कि हम फालतू में दोनों चीज़ बोलेंगे। एगो विभव के लिए वोल्टेज है और एगो जैसे विभव और विभवांतर की डिफिनेशन होता है वैसे ही दोनों के एसआई मात्रक वोल्ट होता है। तो पहला जो डिफिनेशन है वो गौर से देखोगे तो विभव के लिए, और दूसरा जो है किसके लिए। अब ध्यान से देख लीजिए पहला वाला डिफिनेशन उसमें होगा, हालांकि है दोनों एक के वोल्ट के डिफिनेशन, लेकिन एगो विभव के लिए और एगो अजब समझते हैं, मैं टाइम पास करते रे है लिखते न। एगो है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में अगर 1 जूल का कार्य, ध्यान से इकाई धनावेश को कहाँ से ला रहे थे, अनंत से कहाँ तक लाए, विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक, 1 वोल्ट हो गया, अनंत से लाए, अब विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाए। लेकिन दूसरा जो डिफिनेशन बोले उसमें बोले हैं कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता, सॉरी वह अगर 1 जूल हो, हाँ वही बतिया हो गया कि इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में अगर 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उन दोनों बिंदुओं के बीच के विभवांतर को, पहले बार में बोले होंगे विभव को 1 वोल्ट बोलते हैं, विभव किसी एक बिंदु का होता है, अब विभवांतर 2 बिंदुओं के बीच का, लेकिन वो कह नहीं सकते हैं, जो थोड़ा बहुत तेज होता है उनको लगता है कि दोनों में से या बोल रहे थे, एक ही में से काम चला देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा होशियार हम नहीं रहे, हम 2 बार काहे बोल रहे हैं, दोनों के मतलब वोल्टे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं, दोनों किसका परिभाषा देता है, 1 वोल्ट के, लेकिन दोनों में अंतर है। अब जरा ये दोनों जो छोड़ दिए थे उसको लिख लो, स्रोत आवेश और परीक्षण आवेश, लिख लीजिए। और थोड़ा सा सिलेबस को भी ध्यान में रखना होता है, पता चले कि हम पढ़ते पढ़ते भावनाओं में इतना बह गए हैं कि बेचारा 10th वाला 12th की पढ़ाई पढ़ रहा है, वैसा नहीं होना चाहिए। हम 10th में पढ़ा रहे हैं, पढ़ रहे बउआ कोरोना डिस्चार्जिंग, पढ़ रहे बउआ लाइटनिंग कंडक्टर, पढ़ रहे साइक्लोट्रॉन, पढ़ रहे पोटेंशियोमीटर, पढ़ रहे किरचॉफ सब, पढ़ व्हीटस्टोन ब्रिज, पढ़ मीटर ब्रिज, पढ़ देख इतना पढ़ लिया नहीं, जो आपके सिलेबस में उसको भी ध्यान में रखना पड़ता है। सिलेबस से फालतू, जैसे कुछ वैसन टीचर होंगे, और यहाँ पर 1-2 बार और बोले होंगे, हम यूँ पे बोल देते हैं, जैसे कि हम 9वां में जब पढ़ाते हैं तो पदार्थ के 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। आज यूट्यूब पे भी ओपनली बोल रहे हैं, पदार्थ के फिजिकल स्टेट में 3 अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन कुछ वैसन टीचर जो कहते हैं पदार्थ के 5 अवस्था है, कोई 9 गो है, अब बोलते हैं प्लाज्मा है, अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है। ए लोल आदमी, हम नहीं समझ रहे हैं कि प्लाज्मा है, अब बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट है, प्लाज्मा की है, ऊपर से टपका है। प्लाज्मा के बारे में अगर डिटेल में आप पढ़े होंगे तो आप जानेंगे कि वो ठोस, द्रव, गैस, यही तीनों में से किसी न किसी से तो वो प्लाज्मा का नया स्टेट बनता है। पढ़ाए होंगे 9th में तो होने के कि उसी से कहीं बनता है। 5 गो आप ऐसे उल्टा पुल्टा, मतलब गूगल पे जाके सर्च कर लिए ठोस कितने प्रकार के है, गूगल बाबा बताइए, बता दिए 5 गो, 3 गो है, उसी में से किसी स्टेट को थोड़ा सा अलग स्टेट में हम ले जाते हैं, जैसे कि गैसियस स्टेट को। उन 9th की चीज़ें कभी बताएंगे हम जब यूट्यूब पे आएंगे तो, कि प्लाज्मा कैसे बनता है, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट किसी मैटर को कब कहा जाता है, किस अवस्था में चल जाता है। इसे कहते हैं ना कि अभी हम जीवित अवस्था में हैं, अभी हम जिंदा है तो आदमी है। जब मान लो कि कोई भी, हम तुम जो भी रहे दुनिया में, जब जीवित है तो कहते आदमी है रे, आदमी है, इंसान है। लेकिन मर जाता है तो उसको कोई आदमी नहीं बोलता है, मुर्दा हो गया, लाश हो गया, मर गेलो रे, वो लाश हो गया, तो वो अलग अवस्था में चल जाता है। वो किस अवस्था में चल जाता है उसको कोई आदमी नहीं बोलेगा। देखिए आदमी सुतल है, आदमी मरल है, ज़्यादा बोलेगा तो ये बोलेगा, नहीं तो डायरेक्ट बोलेगा वहाँ पे लाश है। या तो बुरा मत मानना, इस सब टर्म ऐसे इस्तेमाल कर रहे हैं समझाने के लिए। वही होता है, मैटर का कुछ वैसा स्टेट होता है जो इस अवस्था में चल जाता है, जिसको आप सॉलिड नहीं कह सकते, जिसको आप लिक्विड नहीं कह सकते, जिसको आप गैस नहीं कह सकते। तो कोई वैज्ञानिक होंगे, बोस-आइंस्टाइन जो भी होंगे, वो अपना एगो नाम दिए, किसको बोलना, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट। ये भी तो एक तरह का सॉलिड है। जब बहुत कहते हैं कि बहुत ज़्यादा प्रेशर पे, बहुत लो टेम्परेचर पर, जब बताए भी होंगे कितना हाई प्रेशर, कितना लो टेम्परेचर, तो जब मैटर को आप रख दीजिएगा, अब मैटर भी नहीं, गैस रहता है, एक तो गैस ऐसे ही हल्का रहता है, ठीक है, एक तो गैस का पार्टिकल ऐसे ही हल्का है, उसको और आप हल्का कर लेते हैं और एकदम लो टेम्परेचर पे लेके जाते हैं, तो वही कन्वर्ट हो जाता है किसमें, बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेट में। तो कोई अलग चीज़ नहीं होता है, उसी में से रहता है। और उसको बताने लगता है इतना, अरे और डिटेल में थोड़ा सा बता दीजिए। और हम क्या करें, हमारा लेक्चर देने की आदत है, शुरू हो जाते हैं तो चुप नहीं होते हैं।
तो वही सब चीज़ यहाँ बता रहे हैं कि आप सिलेबस पे ध्यान रखिएगा, किसी के कहने पे भटक मत जाना। अगर आपकी किताब में स्रोत आवेश परीक्षण आवेश है, पढ़ना है तो रट्टा मारना, और नहीं तो एक बार देख लो, समझ लो, उसके बाद दोबारा इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, दूसरा बात पढ़ना। लिखो स्रोत आवेश क्या होता है। स्रोत आवेश आप अपने बुक में एक बार देख लीजिएगा, ज़रा ये भी देखिएगा कि परीक्षा में आया है या ऐसा क्वेश्चन नहीं आया है। हम तो सीधा सीधे जानते हैं कि ये सब क्वेश्चन नहीं आएगा, तो नॉलेज के लिए बता देते हैं स्रोत आवेश क्या होता है। अच्छा इंग्लिश में भी लिख देना, सोर्स, SOURC, सोर्स। चार्ज इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। लिखिए सोर्स चार्ज क्या है या स्रोत आवेश क्या है। तो सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज आप ऐसे नहीं कह सकते हैं। जब दो गो चार्ज रहता है ना तो दोनों में कंपैरिजन करते वक्त ही आप सोर्स चार्ज और टेस्ट चार्ज कह सकते हैं, ऐसे नहीं कह सकते। जैसे इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मतलब दो आदमी के अगर कंपेयर करें कि फलना आदमी A, फलना आदमी B, इन दोनों में ज़्यादा लंबा कौन है, तो कंपेयर चलता है कि हाँ भाई E लंबा है। मतलब कंपैरिजन होगा ना तबे आप बोल सकते हैं कि हाँ भाई लंबा और E छोटा है। अब टोनी जैसे बाल बुतरू है, टोनी उतना जानता नहीं है, ठीक है। अगर फिल्मी दुनिया की भी बात करें कि टोनी में से बताओ रे बउआ कि राजपाल यादव ज़्यादा लंबा है कि शाहरुख खान ज़्यादा लंबा है। राजपाल यादव ज़्यादा लंबा है। अरे राजपाल यादव बेचारा छोटे को है, 4 फीट के तो है ही है। जो जानता होगा, जो जानता होगा। और शाहरुख खान ज़्यादा लंबा, और शाहरुख खान और अक्षय कुमार में ज़्यादा लंबा क्या है? अक्षय कुमार ज़्यादा लंबा। अक्षय कुमार और अमिताभ बच्चन में ज़्यादा लंबा क्या है? अमिताभ बच्चन ज़्यादा लंबा। अमिताभ बच्चन और वो एगो और है ना, क्या बोलते हैं, अरे एगो और है अमिताभ बच्चन और एगो बाहुबली में जो है प्रभास ने जो विलन के रोल किया, वो जे भी है, ठीक है, भल्लाल देव, वो सबसे ज़्यादा लंबा है। तो कंपैरिजन करे के बाद जिसको आप बड़ा बोल रहे हैं ना वो ऑटोमेटिक क्या हो गया? छोटा। जे बड़ा बोल रहे हैं तो वो ऑटोमेटिक धीरे धीरे ध्यान से नहीं सुना तो उन्हें तो लग रहा होगा फिल्म दिखा रहे हैं कि नहीं राजपाल यादव बेचारा छोटा था, शाहरुख खान लंबा था। लेकिन यही शाहरुख खान जब अक्षय कुमार के सामने आया छोटा हो गया। अब अक्षय कुमार जब अमिताभ बच्चन के सामने गया तो छोटा हो गया। अमिताभ बच्चन जब वो उसके सामने गया तो थोड़ा सा कम हो गया, शायद ऐसा। यानी कि आप बड़ा और छोटा तब तक नहीं कह सकते हैं जब दो को कंपैरिजन नहीं करेंगे। तो आप किसी को अकेले स्रोत आवेश तब तक नहीं कह सकते हैं जब तक आपको परीक्षण आवेश बतावल नहीं जाता। जो आवेश परिमाण में ज़्यादा होगा उसको हम कंसीडर कर लेंगे, और जो आवेश मतलब परिमाण में कम होगा, जो कम मात्रा में होगा उसका बोलेंगे। और ऐसे और अगर तह में जाए कि किसको स्रोत और किसको परीक्षण, तो नॉर्मली जो आप 1 कूलम्ब बार बार बोलते रहते हैं ना कि 1 कूलम्ब इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को, इकाई धन आवेश को। अरे विभव में बोले होंगे ना कि इकाई धन आवेश को विद्युत अनंत से। इकाई धन आवेश जो बोलते हैं वही क्या है? परीक्षण आवेश। वही क्या है? क्योंकि उससे भी कोई छोटा आवेश नहीं लेते हैं, उससे कोई छोटा आवेश, बाकी सब उससे बड़े रहता है। तो लिख लेंगे स्रोत आवेश क्या होता है। लिखो इसको आप ऐसे कहते हैं कि तुलनात्मक रूप से, मतलब ऐसे लिखो, वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो। तुलनात्मक क्यों बोलना जरूरी है? क्योंकि आप कंपैरिजन करेंगे तभी बता पाएंगे। जैसे अगर बोले लंबा के डेफिनेशन बोलो तो क्या बोलिएगा? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लंबा आदमी? तो बोलिएगा कि तुलनात्मक रूप से जिसका हाइट ज़्यादा होगा, मतलब तुलनात्मक रूप से जिसका मीटर या फीट में ज़्यादा होगा वो लंबा कहलाएगा। ऐसे कह रहे हैं, हमको उस पर नहीं जाना। हम तो यहाँ बोल रहे हैं कि वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से, तुलनात्मक मतलब आप किसी से तो जरूर कंपेयर कीजिएगा, तुलनात्मक रूप से ज़्यादा हो उसे स्रोत आवेश कहते हैं। स्रोत आवेश कहते हैं। अगर इंग्लिश में यही चीज़ आप बोलेंगे तो सोर्स चार्ज।
अब यहाँ तो कोई इंग्लिश मीडियम में है नहीं तो हिंदी से काम चल जाएगा। बाद में कोई देखना चाहे तो लिख लेगा कि द चार्ज whose amount is comparatively large is known as सोर्स चार्ज। वो कंपेयर करना पड़ता है, ठीक है, उसे सोर्स चार्ज कहते हैं। परिछन आवेश पे लिख लीजिए, वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से कम होता है। वैसा आवेश जिसका मान तुलनात्मक रूप से कम होता है उसे क्या कहते हैं? परिछन आवेश। उसे परिछन आवेश कहते हैं। उसे परिछन आवेश कहते हैं। एक बार आपका देख लेते हैं सिलेबस है क्या, मतलब क्या कहीं हम ज़्यादा तो नहीं पढ़ा रहे हैं, कुछ क्वेश्चन तो नहीं बोल रहे हैं जो नहीं पढ़ना उसके बारे में भी हम जिक्र कर रहे हैं। जैसे कि स्रोत आवेश, परिछन आवेश, ये सब किताब में लिख लो रहता। अच्छा, एमीटर बता दिए थे तो लगले एक काम कीजिए, वोल्ट मीटर पे लिख लीजिए। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा उपकरण है, यंत्र या उपकरण कह सकते हैं। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है या एक ऐसा उपकरण है, यंत्र नहीं लिखो, इंस्ट्रूमेंट। वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभव को मापने का काम करते हैं। हाँ, विभव या विभवांतर। तो विभव मापते हैं या विभवांतर, तो नॉर्मली अगर बात किया जाए तो विभव नहीं मापा जाता है। मापते हम लोग क्या है? विभवांतर। विभव नहीं मापते हैं हम लोग विभवांतर नापते हैं। फिर से बोले, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभवांतर को मापने का काम करते हैं, या कहो विभव को मापने का काम करते हैं। अब सामने बैठ के पढ़ रहे हो ऑफलाइन, तो बोलो क्या लिखें, पता तो चले कि आप लिखे क्या। फिर से दोबारा, वोल्ट मीटर एक ऐसा यंत्र है जिसकी सहायता से हम विभव या विभवांतर को मापने का काम करते हैं। अच्छा, जहाँ पे 2 पॉइंट नोट में लिख लीजिएगा। जब हम सीरीज और पैरेलल बताएंगे तकनीक समझा देंगे। अभी लिख लीजिए नोट में, नोट या हिंदी में लिख लो नोट, ठीक है, किसी में नोट। एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। एमीटर को श्रेणी क्रम में क्यों है, ऐसा काहे है, उस सब के जवाब आप पूछिएगा तब हम देंगे, बिना बोलने हम देंगे। लेकिन अभी देने नहीं है जवाब, तो अभी हम क्यों दे झूठ मूठ के। सिर्फ याद रखिए ना कि एमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। जब पैरेलल और सीरीज के बारे में पढ़ाएंगे तभी हम खुद बोल देंगे कि ऐसा क्यों कह रहे हैं। एमीटर को श्रेणी क्रम में कम से कम डायग्राम चलो भाई बताते। जैसे मान लो कि इस तरह से रेसिस्टर है, अब रेसिस्टर का जिक्र हो भी नहीं किया इसलिए हम बता नहीं रहे हैं। इस तरह से जोड़ेंगे नहीं तो कहा जाएगा श्रेणी क्रम। अभी सीरीज आप पैरेलल आप जानते ही नहीं है तो अभी बताने से भी कोई फ़ायदा नहीं है। आओ और छोड़ो, लिखो वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में, जिस वक्त हम सीरीज और पैरेलल बताएंगे रेसिस्टर के बारे में तक नहीं समझा देंगे। वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है।
फिर से बोल दे, एमीटर को कैसे जोड़ें श्रेणी क्रम में और वोल्ट मीटर को कैसे जोड़ें समानांतर क्रम में, इतने याद रखिएगा। अब आपका किताबें अजीब गरीब तरीका का आपका सिलेबस जो करता है, किताब फॉलो करें तो आदमी घूम जाए इसमें। चलो, विभव हो गया, विभवांतर हो गया, वोल्ट हो गया, एमीटर हो गया, वोल्ट मीटर हो गया। अब इतना देरी से हम लोग विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा विद्युत धारा चैप्टर भी वही चल रहा है, विद्युत धारा पढ़ रहे हैं। ऐसे तो विद्युत धारा 3-4 तरह के हैं, वेरिएबल करंट है, डायरेक्ट करंट है, अल्टरनेटिंग है, लेकिन मेनली 2 ही तरह के। अगर मेन रूप से देखें 2 तरह के, तो लिख लो विद्युत धारा कितने प्रकार के होते हैं, विद्युत धारा कितने प्रकार के, या टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, 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 विद्युत धारा के प्रकार, विद्युत धारा के प्रकार। विद्युत धारा कई तरह के है भाई, 2 तरह के। विद्युत धारा कितने प्रकार के, एक को हम लोग बोलते हैं दिष्ट धारा, एक को बोलते हैं दिष्ट धारा, और दूसरे को हम लोग कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा। बोलो विद्युत धारा 2 प्रकार के कौन कौन, दिष्ट धारा, और दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करेंट, दिष्ट धारा को इंग्लिश में कहते हैं डायरेक्ट करेंट, और प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में कहते हैं अल्टरनेटिंग करेंट, अल्टरनेटिंग करेंट। तो टाइप्स ऑफ अगर इलेक्ट्रिक करंट पूछे तो बोलना है देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पहला नंबर में डायरेक्ट करंट, पहला नंबर में डायरेक्ट करंट, पहले नंबर में डायरेक्ट करंट, पहला नंबर में, अरे बोलो यार डायरेक्ट करंट कौन से, दूसरा नंबर में इतना राम, हम लिखबे करेंगे। अजीब है यार, कब बाहर निकलोगे रियली में साइंस में। हम तो लिखबे करेंगे, तू भोगते रहा पागल नहीं है, हम तो लिखेंगे। अरे इलेक्ट्रिक करंट कई तरह के हैं, 2 तरह के। आज से 50 साल पहले, 100 साल पहले, 150 साल पहले जब कॉपी नहीं होगा या पेन नहीं होगा तब आदमी कैसे पढ़ता, तब तो नहीं पढ़ता होगा। अजीब है, सब याद करके रट के किसी पेज पे लिख के ज़्यादा बोल बोल के पढ़ने की कोशिश करता होगा। यहाँ तो सब लिखे पे है। आज के 90% बुतरों लिखता है, लिखती है, छोड़ो ने बोले की ज़रूरत है। तो हम उन्हें बोलते हैं, कल से हम आते हैं और स्मार्ट बोर्ड या प्रोजेक्टर ला के, हाँ देखो, ऐसा नहीं कि प्रोजेक्टर हमारे नहीं है, लेकिन हाँ ओरा वो फीलिंगे नहीं आता है, वो आ रहा है ओरा पे टीवी लोग देखता है बाल बुतरू, ठीक है, हमारा ओरा फीलिंगे नहीं आता। इसमें जो है ना डायरेक्ट लिखना, जैसे हम लिखते हैं तब न तू लिखोगे, हम यहाँ पे आके कर रहे हैं, और तुमको तो परीक्षा में जाके लिखना ही पड़ेगा। तो लिखना टू लिखना, अगर लिखना टू लिखना मिलता है ना तो तालमेल मिलता है, तब ज़्यादा समझ में आता है। तुमको नहीं समझ में आएगा, ठीक है, क्योंकि हम तैयारी किए। जब सामने कोई लिख के बताता है ना या बोल के पढ़ाता है ना, हम भी पढ़े हैं ऑनलाइन, ऐसा नहीं कि हम नहीं पढ़े हैं, अपन हाई लेवल के हम तैयारी किए हैं। यहाँ पे क्या बोले, जब बनवे नहीं किए तो बोले से फ़ायदा, हम बड़ी ऊपर लेवल तक के तैयारी किए हैं। तो हमरो जब लिख के कोई बताता था ना तो ज़्यादा समझ में आता था। उस स्लाइड वाला कहानी नहीं चलता है हमने के, ठीक है। इसलिए लिखना ज़रूरी है, बोलना ज़रूरी है, इसलिए हम आपके सामने लिखते हैं। नहीं तो चाहें तो प्रोजेक्टर पे पूरा पीपीटी पढ़ल है, बोलो तो टेलीग्राम चैनल पे हम डाल देंगे। विद्युत धारा के पूरा नोट्स एकदम बनल है। जो मेरा भाई है ना जो थंबनेल बनाता है, वो पूरा बना के हमको दे दिया। हम कहना है बाबू पूरा रख ले रहो, जब पूरा विद्युत धारा खत्म करेंगे तो प्रोजेक्टर पे आएंगे, एक बार पूरा धर के दनादन दनादन दनादन, जैसे प्रकाश से वो चैप्टर है जिसमें आए दंदनाल बोल के 1 घंटा में पूरा परावर्तन खत्म करके निकल गए, वैसे विद्युत धारा खत्म करके निकल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है
गूगल पे हजारों फोटो है, हम प्रोजेक्टर से चाहे तो दिखाएं, देखो प्रोजेक्टर से काम प्रोजेक्टर या स्मार्ट बोर्ड नहीं करेगा, काम आपका वो करेगा जो यहाँ पे रहेगा और वहाँ जाके कॉपियाँ में उल्टी कर दोगे मुंह से ना हाथ से, वो वाला काम करेगा। इसलिए वो जरूरी है कि आप समझिए और समझ के लिखिए, सिर्फ देख देख के नहीं। विद्युत धारा कई प्रकार के, यहाँ से निकला घरे जाते जाते भूल गया, अजीब है यार, कम से कम याद होना चाहिए। विद्युत धारा दो तरह के हैं, दिष्ट धारा, बोलो 2-3 बार, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा, दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा, इसमें कोई शक नहीं। कितना के बोले में लाज लागते, ये गजीब यार। विद्युत धारा दो प्रकार के, दिष्ट धारा प्रत्यावर्ती धारा। दिष्ट धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? डायरेक्ट करंट। प्रत्यावर्ती धारा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? अल्टरनेटिव। बाद में इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे डीसी, इसी को शॉर्ट फॉर्म में बोलेंगे एसी। डीसी और एसी, वो तो ऐसू की तब हम लिख ले, सब रटवा देता। हमको समझना है। चल तो अब समझाना शुरू करते हैं। विद्युत धारा को नापने का काम कौन करता है? एम्पियर बाबा। विद्युत धारा को नापने का काम करता है एम्पियर बाबा, ठीक है। अरे हाँ रे, आपके सामने जो पढ़ा रहे हैं खुद बाबा है, ठीक है। तो उन्हीं को उपाधि दिल है, पता नहीं क्या क्या, कोई बाबा दिया है, कोई आचार्य बोलता है, पता नहीं सब क्या क्या अपना लिख ले है, सब अजीब अजीब से नाम दे ले है, अजीब है। अधिकांश बुजुर्ग जो 12th में जाता है ना, 12th में जाते जाते अच्छे सर बोले में लजाएगा, कोई बोलेगा बाबा, कोई बोलेगा आचार्य, कोई बोलेगा अजीब अजीब से नाम है, यहाँ क्या बोले, मतलब ऐसा लगता है कि हजारों नाम हमरा दे दिया है। ठीक है, जे माना में आता है जे दे देते हो, लेकिन अच्छा सर नहीं बोलेगा एकदम 100%। बाबा कहाँ गल सुन रहे, बाबा कहाँ है रे, आचार्य जी कहाँ है रे, चलो भाई जे दिया सब एक्सेप्ट करते हैं। एमीटर एगो ऐसा यंत्र है जो किसको नापने का काम करता है। अब विद्युत धारा में दौड़ता कौन है? आवेश। विद्युत धारा में दौड़ता कौन है? एजा खड़ा कर दिए, खड़ा रह, गेट नियन बना दिए और कहें कि तू बताना कि तोरा ही से यहाँ से दिन भर में कई गो चार्ज गुजरता है। वैसन का एक्सरे मशीन जैसन कि कई गो वहाँ से आदमी गया, 1 आदमी, 2 आदमी, 3 आदमी, इसको सिर्फ इतना बता दिए थे कि तू हमको गिन के बताना कि यहाँ से कई गो चार्ज जाता है, कई गो चार्ज जाता है। तू ही मत बोलना कि उन्ने से आया चाहे इन्ने से गया, सिर्फ ही बताना कि तोर गेटवा तरफ से कई गो चार्ज गया। तुम्हारे गेट में से ये घड़ी एक दिन हटा देंगे, पक्का हटा देंगे, घड़िया हटा देंगे, हटा देंगे, मोबाइल है ये है, घड़ी है ये है, हटा देंगे। वो तो पढ़े ज़्यादा जानते हो। क्या है घड़िया, फिर इधर दे आओ, उधर ध्यान रहता है, बजलो रे 5 मिनट और देखे न, आधा ध्यान तो उधर रहता है। ये एगो ऐसा कमरा नहीं कर सकते, दरवाज़ा है जो सिर्फ नाप लेता है एक्सरे मशीन जैसा कि कई को चार्ज गुजरा। इसको बैठा दिए थे 1 2 3 4 5 10 20 25 50 100 दिन भर में गिना और हमको गिन के बता दिया यहाँ से कितना चार्ज गुजरा। सब लो चाहे चलो भाई कुछ 50 सेकंड 100 सेकंड 60 सेकंड लगा होगा, ये गिन के बता दिया कई कूलम चार्ज गुजरा, 100 कूलम। कई कूलम? बाद में पूछें कि 100 कूलम तो बता तो रहे हो, लेकिन 100 कूलम कितना देर में गुजरा था, तो कितना देर लगा था? हमको लगा था, हम लगातार जानते हैं सर, इधर 50 सेकंड खड़ा थे, 50 सेकंड तक खड़ा थे। अच्छा 50 सेकंड में और जैसा 100 कूलम गुजरा तो 1 सेकंड में कितना गुजरा? 2 कूलम प्रति, तो तुरंत बोल दिया 2 एम्पियर। कहाँ भूकंप आ रहा है रे, मतलब वो करंट कितना गुजरा, तो गौर से नहीं देखा, तो यहाँ ध्यान से नहीं देख रहा था। चार्ज सिर्फ आ रहा था, चार्ज सिर्फ आ रहा था, चार्ज सिर्फ आ रहा था, मतलब आइए रहा था, बस आ रहा था। उन्हें जाने की दिशा नहीं है, डायरेक्शन नहीं दिखा। दूसरा बार कल होके फिर खड़ा किए हो रहा, दोबारा खड़ा रह जा, गेट लगा दिए। ये गेट का नाम है कोची ए। अबरी बोले तू बताना, तेजा से 1 चार्ज गया, दूसरा आया गया, मतलब आया गया आया। अब दिन भर में गिन के बता दिया कि हमरा में से कई गो चार्ज गुजरा।
इसको ये नहीं बताना है कि गया या आया, मतलब हम जब खड़ा थे ना तो हमारा पे चढ़ चढ़ के 100 गो गया। कै गो गया? किधर गया छोड़ो ने, हमको इतना एहसास हुआ कि हमारा पे 100 गो पैर रखाया, धप फिर धप। अब वो इन्ने जा रहा था कि उन्ने जा रहा था, हमारा पता नहीं चल रहा था, लेकिन इतना समझ में आया कि वो धप 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 कर रहा था और 100 बार हमारा ऊपर पैर रखा। कितना देर तक रखा? ये बोला 50 सेकंड तक रखा। अबरी काट के देखें, अबरी भी कितना आ गया? 2 एम्पियर। तेजा भी 2 एम्पियर, एजा भी 2 एम्पियर, लेकिन दोनों में अंतर है। बोलो क्या अंतर है? ये सीधा 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 आ रहा है, एकदम डायरेक्ट हो गया। एरा उठना नहीं, एकदम डायरेक्ट है, एकदम ये सीधे डायरेक्ट है। तो नाम पता चल रहा होगा कौन से करंट है? डायरेक्ट है। कैसन करंट है? डायरेक्ट है। ये अब जिसको डायरेक्ट या डायग्राम समझ में आ गया वो अपने से बोल देगा डायरेक्ट करंट क्या है, अपने से बोल देगा। अरे डायरेक्ट करंट जिसमें आवेश एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में, एक ही दिशा में नाचते रहता है, गमन करता है एक ही दिशा में। और ये जो होता है अल्टरनेट है। अल्टरनेट मतलब बढ़ेगा घटेगा नहीं कहते। अल्टरनेट, एगो धरो एगो छोड़ो, एगो धरो एगो छोड़ो, एगो धरो एगो छोड़ो, ये अल्टरनेट है। क्या है? अल्टरनेट है। एगो आओ एगो जाओ, एगो आओ एगो जाओ। ये कौन से करंट है? अल्टरनेट में क्या हुआ कि जितना आवेश आता है उतना ही आवेश आता है जाता है, आता है जाता है, आता है। मतलब उसको ऐसे डिफाइन करेंगे कि एक निश्चित समय के लिए आवेश एक दिशा में गति करता है और उतने ही समय के लिए आवेश दूसरी दिशा में गति करता है। तो ऐसे विद्युत धारा को अल्टरनेट करंट कहते हैं। जिसको ये बात सुनाई दिया वो बोल देगा कि क्या है। फिर से एक बार हम रिपीट करते हैं। एक निश्चित समय के लिए आवेश एक दिशा में गमन करता है और उतने ही समय के लिए आवेश उसके विपरीत दिशा में गमन करता है। तो ऐसे विद्युत धारा को नहीं समझ में। फिर से, एक निश्चित समय के लिए आवेश एक दिशा में गमन करता है और उतने ही समय के लिए आवेश विपरीत दिशा में गमन करता है। चलो अभी फिर से प्रॉब्लम। एक निश्चित समय के लिए आवेश एक दिशा में गमन करता है और उतने ही समय के लिए आवेश विपरीत दिशा में गमन करता है। तो ऐसे विद्युत धारा को, हमको लगता है बिना लिखे बोल दोगे। बोलो प्रत्यावर्ती धारा क्या है? चलो लिख लो, लिख लो, नहीं तो फिर वही बात हो जाएगा कि एगो बोलेगा वैसा विद्युत धारा तो पीछे से बोलता है वही भैया 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 दीदी दीदी दीदी। अजीब है यार। हम 4 बार बोले तो 5वां बार तुमको अपने बोलने के लिए आ जाना चाहिए कि वैसा विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित दिशा में एक निश्चित समय के लिए गमन करता है और उतने ही समय के लिए फिर वही आवेश विपरीत दिशा में गमन करता है। तो ऐसे विद्युत धारा को हम लोग प्रत्यावर्ती धारा। चलो लिख लो। आपका लेवल उतना हाई नहीं है कि सुन के ही डायरेक्ट बोलिएगा। पहले डायरेक्ट करेंट, वैसे विद्युत धारा या वैसा विद्युत धारा, वैसा विद्युत धारा, वैसा विद्युत धारा या वैसी विद्युत धारा, वैसा वैसी जो भी हो आप लिख लीजिएगा। वैसा विद्युत धारा या वैसी विद्युत धारा जिसमें आवेश, या कहो चालक तार में आवेश, नहीं ऐसे लिखो नहीं। वैसी विद्युत धारा जिसमें आवेश केवल एक ही दिशा में गमन करती है। हालांकि और स्टैंडर्ड अगर बोलोगे तो कहेंगे चालक तार में, क्योंकि आवेश गमन कहाँ करता है? चालक तार में। आप इतना लिखे नहीं कि वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश हमेशा एक ही दिशा में गमन करता है। वैसे विद्युत धारा को दिश धारा कहते हैं, इंग्लिश में डायरेक्ट करंट। इसीलिए तो इसको बोला जाता है डी से 80 से, यानी शॉर्ट फॉर्म में डीसी। वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश हमेशा एक ही दिशा में गमन करता है, वैसे विद्युत धारा को डायरेक्ट करंट कहते हैं। एक बार तो नहीं बोलो क्या लिखे हो अब तो। लिखा गया सबके, तो थोड़ा सा
आईएस गिरी छोड़िए, कलम को रखिए और बोलिए क्या लिखें दोबारा फिर से। विद्युत धारा, दिश धारा। वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश एक ही दिशा में गमन करता है, वैसे विद्युत धारा को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बोले तो डीसी करंट। अब लिखिए प्रत्यावर्ती धारा। ये हो गया समझने का तरीका। किताब में आप देखोगे तो वो अलग तरीका से रहेगा। वो जो रहता है साइनोसाइडल ग्राफ उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं साइनोसाइडल ग्राफ। वो आपके काम के चीज़ नहीं है, लेकिन किताब में दे ले तो हम बता देंगे। साइनोसाइडल ग्राफ मतलब उसमें ऐसे दिखाएगा, डीसी ऐसे दिखा देगा, सीधे नमसूर सीधे जा रहा है। कौन से करंट है? डीसी। इससे तुमको क्या समझ में आता है? बस इतने समझ में आता है सीधे जा रहा है, ठीक है। एसी में ऐसे दिखा देगा, पहले ऊपर फिर नीचे, फिर ऊपर फिर नीचे। पूरी बाबा करंट ऐसे चलता होगा रे, ऊपर नीचे, ऐसे नहीं चलता ऊपर नीचे। ये तो इसका ग्राफिकल तरीका है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। ग्राफ तुमको लगता होगा कि ऐसे चलता होगा, इससे समझ में आता है ना कि वैसन का विद्युत धारा जिसमें करंट ऐसे से चलता है। ऐसा बात नहीं रहा है, ठीक है। कुछ तो ऐसा नमूना है जो सच में कहता है कि जिसमें आवेश ऐसे से चलता है। अजीब है, ऐसे से चलता है, वो कौन सा धारा हो गया? अल्टर, अरे ऐसे नहीं चलता है, ये अजीब है, ऐसे ना ऐसे से चलता है, आगे पीछे, ठीक है। ऐसे ऐसे ना रियलिटी है, आगे पीछे। अगर ऐसे ऐसे चले ना तो समझ आना कौन से करंट है। अरे वास्तविक है, मजाक नहीं, मतलब लग रहा होगा कि क्या ऋतिक रोशन नियन कर रहे हैं, सही बात है। पीछे आगे, पीछे आगे, आगे पीछे, मतलब ऐसे ऐसे हो रहा है ना, तब समझ आना है कि कौन से करंट है। सही बात है, जितने समय के लिए आवेश आगे जाता है उतने समय के लिए आवेश पीछे आता है, फिर आगे जाता है, फिर पीछे आता है। जैसे हम लोग के घर में जो करंट आता है उसमें क्या है, डायरेक्ट चार्ज की पावर ग्रेडवा से उठ के तोरघारा में आ जाता है, नहीं आता है। बस खाली मान लो कि कैसे समझें इसको, ऐसे समझ लो कि एक लाइन में, अच्छा इधर एक लाइन में समझ लो कि कैसे समझें, 5 करोड़ आदमी खड़ा है, 5 करोड़ कम बोल दिए, 50 करोड़ आदमी खड़ा है एक लाइन में, 50 करोड़ आदमी खड़ा है। मतलब यहाँ से मान लो कि जहाँ पे हम, यहाँ से एकदम पटना तक खड़ा है, 50 करोड़ की 50 अरब खरब आदमी। अब पीछे से कोई आदमी ताकत लगा के एकदम पूरा खली में 1 लाख मार दिया, 1 लाख मार दे। अब आगे भी एगो खड़ा है खली जैसा, कोई अंडरटेकर जैसा, पीछे से 1 लाख मार दिया, जितना है ना सब दना दन दना दन दना दन दना दन दना दन, पिछला वाला अगला पे, अगला वाला अगला अगला अगला, गिरते 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 गिरेगा कोई नहीं, गिरेगा कोई नहीं, क्योंकि जब पिछला गिर रहा वो अगला के धर लेगा, वो अगला के धर लेगा। किसी को कोई चोट उठ लगे बोला, लेकिन जो आगे में रहेगा ना वो गिरे के कगार पे, जैसे ही गिरे के कगार पे होगा वो जाएगा और खाली खड़ा है, वो आगे से मार दिया 1 लाख, फिर पीछे, फिर पीछे 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 पीछे, मतलब ऐसी धंधा चलते रहता है, आगे गिरो पीछे गिरो। उन्हें तो बेचारा आगे गिर पाता है न पीछे गिर पाता है, वो बस वैसे ही हो रहा है, आगे पीछे। अरे वैसन के कहानी जहाँ पे होता है, चार्ज आगे गया पीछे आया, आगे गया पीछे आया, बस आगे पीछे लगल रहता है। ये तो ग्राफिकल मेथड है, ये क्या है नए है, आप 12th में पढ़िएगा कि क्या होता है सर। ये फेजर डायग्राम है, वेव डायग्राम है, सबको मिलाकर ही बनता है। तो ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है किसका? हाँ, ऐसा नहीं कि समझना कि आवेश ऐसे मूव करता है, बल्कि आवेश ऐसे मूव करता है। तो कौन से करंट हो गया, उतार लीजिएगा, मजाक अपने जगह पे। वो डीसी है और ये वाला क्या है, ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? डीसी का। ये किसका रिप्रेजेंटेशन है? तो एसी का डेफिनेशन लिख लीजिए। वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दिशा में गमन करता है, वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए निश्चित दिशा में गमन करता है, वैसे विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए एक निश्चित दिशा में गमन करता है और उतने ही समय के लिए आवेश ठीक विपरीत दिशा में गमन करता है, ठीक विपरीत दिशा में गमन करता है। वैसा विद्युत धारा जिसमें आवेश एक निश्चित समय के लिए एक
निश्चित दिशा में गमन करता है, मतलब कोई टाइम होगा 2 सेकेंड 3 सेकेंड 1 सेकेंड जो भी हो, जिससे समय के लिए एक निश्चित दिशा में गमन करता है, ठीक उतने ही समय के लिए उसके विपरीत दिशा में गमन करता है। ऐसे विद्युत धारा को प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में बोले तो एसी। इसको उतार लीजिएगा, ठीक है। वो डीसी का रिप्रेजेंटेशन हो गया और इसका रिप्रेजेंटेशन हो गया एसी का। आज यहीं तक, मिलते हैं फिर अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। ने चलो जितना दिए हैं वो याद करके आना है। अरे यार तो पूरा सफ़ेद हो गया था, तुम्हें बोलना चाहिए ना, पूरा सफ़ेद होता है, अभी हुआ था।